हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस का एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो ऑब्वियसली सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। इस क्वेश्चन पेपर का अगर हम स्ट्रक्चर समझें जो कि आपके क्लास 10th के सोशल साइंस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखिए जो टाइम अलाउ किया है उन्होंने वो 2 घंटा अलाउ किया है और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 40 दिए हैं। पर इसमें हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझना है। पहली चीज़ जो हमें समझना है वो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझना है और दूसरे नंबर पे हमें वो समझना है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स दैट वी नीड इफ़ वी नीड टू स्कोर गुड वेल इन सोशल साइंस। तो सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरे पैटर्न को 5 हिस्सों में बांटा गया है, ए से लेके ई तक। अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि हमें किस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। क्या हमें पहले ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए जो हमें आते हैं, या हमें पेपर के क्वेश्चन सीक्वेंस को चेंज ना करते हुए एक सिरे से एक छोर तक आंसर करना है। अब इसका जवाब सीधा सीधा है कि आपकी काबिलियत और आपके नॉलेज और आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा जाने वाला है। पर कहने की बेसिक बात यह है कि आप सेक्शंस जो दिए हुए हैं आप उनको रैपिडली चेंज नहीं कर सकते। यानी कि सेक्शन ए का अगर आपने एक क्वेश्चन किया है, फिर आपको कोशिश करनी है कि आप सेक्शन ए कंप्लीटली कवर करें 1 से लेकर 5 तक। ऐसा नहीं करिएगा कि सेक्शन ए का आपने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 किया और फिर आप सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 7 पे चले गए और फिर आपने एकदम सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया या क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। ये जो सीक्वेंस है ये एग्जामिनर के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो आपके पेपर को मार्क्स वाइज समझ पाए, क्योंकि उसको पता है कि उसको इस सेक्शन में आपको 2 नंबर देने हैं, इस सेक्शन में आपको उसको 3 मार्क्स देने हैं हर एक सवाल में। तो ये मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन पे क्योंकि सेक्शन डिपेंडेंट है तो मैं समझ गया हूँगा कि मेरी बात आप समझ गए होंगे कि आपको बेसिकली सेक्शन स्विच नहीं करने हैं, एक सेक्शन कंप्लीट करके फिर सेक्शन में पढ़ना है। अब दूसरा सवाल बच्चे अक्सर पूछते हैं कि क्या ये वर्ड लिमिट जो दी रहती है क्या ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ड लिमिट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है, पर ये हम क्लास 10th के लेवल का पेपर है तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि वर्ड लिमिट से आपका कोई नुकसान है। अगर आप मान लीजिए 40 वर्ड्स की जगह आप इसको 60 वर्ड्स कर दें, 80 वर्ड्स की जगह आप इसको 120 वर्ड्स कर दें, या 120 वर्ड्स की जगह आप इसको 150 या 200 वर्ड्स भी कर दें, आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर होने चाहिए। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा हमेशा अपने आंसर्स को आपको पैराग्राफ में नहीं, आंसर्स शुड बी पॉइंट वाइज, प्लस answers should be in cohesion. Your points should be in cohesion and the sequence of your points also matters. So please remember that your answer should be point wise. There should be a cohesion between the first point and then the successive points, and there should be a proper sequencing. And at last, you can end your answer with the conclusion. Most of the students do not tend to understand the meaning of the conclusion, but it's always the last line in your answer that determines the conclusion could be. सो सेक्शन डी इज बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। देखिए ये सिंपल सा एक बात है कि आपको इसमें बस एक पैराग्राफ दिया रहता है और वो जो पैराग्राफ रहता है वो आपके किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही आएगा। तो अगर आपको उस टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज है ना, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है तो आप सारे के सारे आंसर्स जो हैं उसको आप लिख पाओगे। उसके बाद सेक्शन ई जो है वो मैप बेस्ड एक्टिविटी है जिसमें कि 3 मार्क्स हैं विद 2 पार्ट्स। लाइट इज 1 मार्क वुड बी फ्रॉम हिस्ट्री एंड 2 मार्क्स वुड बी फ्रॉम ज्योग्राफी। यानी कि हिस्ट्री का भी जो मैप वर्क है वो आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। तो ये तो हो गई पैटर्न की बात। अब देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हम आ जाएं तो पहला जो क्वेश्चन है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर है। यानी कि आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये हम हिस्ट्री से आपको ये क्वेश्चन आया है और हमें हिस्ट्री में इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो पर्टिकुलरली पढ़ना है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मैं एक जनरल आंसर बना लूँगा। उस जनरल आंसर में मैं 5 पॉइंट्स ऐड करूँगा। क्वेश्चन नंबर जो मार्क्स है वो देख रहा हूँ मैं कि 2 नंबर पे है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कंटेक्स्ट में आपको सिटीज़ समझानी है और टाउन समझाना है कि ये मूवमेंट इन जगहों पे कैसे अनफोल्ड होता है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर हम 5 पॉइंट्स का एक आंसर लिख लेंगे और डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एंड डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स विल फेच आउट दीज पॉइंट्स एंड फिट इन दिस 2 मार्क्स। हाउ इट इज़ टू बी डन, आई नो यू माइट बी थिंकिंग कि हम करेंगे कैसे। तो आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए आपके एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज वीडियोस जो हैं
वो हमारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिए, इसमें आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हैं उसके आपके वीडियोस वहाँ पे डले हुए हैं जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहला सवाल हमारा हिस्ट्री से है। दूसरा आपको दिख रहा है टूरिज्म इज कंसीडर्ड एज अ ट्रेड। अब ये हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इसी को हम इकोनॉमिक्स पे भी डाल देंगे। पर बात को समझिएगा कि ये थोड़ा जनरल टॉपिक है, मतलब अगर आपको इसमें कंटेक्चुअल नॉलेज, किताबी नॉलेज नहीं है, तब भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। वन पार्टी और टू पार्टी सिस्टम्स के बीच में आपको डिफरेंस देना है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स का डिफरेंस देना है। तो ये आपका सीधे सीधे पॉलिटी से, या हम कह लें जिसको आप कहते हो सिविक्स, उससे ये सवाल आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी 2 मार्क्स पे है, यानी कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव पॉइंट देना है, दूसरा आपको उसका फंक्शन बता देना है एक लाइन में। ये हो गया आपका 1 मार्क्स का और ये हो गया आपका दूसरे मार्क्स का। तो ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। इसमें आप ये भी समझते चलिएगा कि किस तरीके से हम पेपर को पहले एनालाइज कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब ये डेटा ड्रिवन क्वेश्चन है, हालांकि इनसे आपको घबराना नहीं है। इसमें क्या देखिए, आपको साल साल का डेटा दे रखा है, एक एक साल का, कब से कब तक का, 2015 से लेकर के आपको ये 2020 तक का डेटा दे रखा है। इनफैक्ट ये हमारे पास 5 ईयर्स का डेटा है। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो दूसरा लाइन है ये प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स की बात कर रहा है। और किसके बारे में बात हो रही है, आपको दिख रहा होगा कि ये स्टील प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये जो बेसिकली इंस्पायर्ड है ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाले चैप्टर से इंस्पायर्ड है। ये क्वेश्चन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से इंस्पायर्ड है, यानी कि इसका जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट है वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया होगा। और ये आपको पता है कि ये आपका ज्योग्राफी से आता है ये सवाल। तो आपने देखा कि आपके पास ये जो 5 सवाल हैं ये आपके ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के साथ एक एक इंपॉर्टेंट एरियाज उन्होंने कवर किए हैं। और इस क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि वो आपके सामने प्रोडक्शन दे रहा है। आपको यहाँ पे प्रोडक्शन इस साल में बढ़ता दिखाई देगा इस गैप में, फिर आपको थोड़ा सा और बढ़ता दिखाई देगा, फिर अचानक से आपको दिख रहा है कि ड्रॉप आया है और फिर थोड़ा सा लिफ्ट हुआ है। ये पैटर्न समझ गए। अब देखिए क्या कहता है, कंपैरिजन करना है आपको 2015 से 2016 वाले को और 2019 से और 2020 वाले को, यानी कि इसको आपको इससे कंपेयर करना है और वन रीज़न देना है कि हमारा रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील क्यों हुआ इस पर्टिकुलर ईयर में। देखा आपने, जिस चीज़ पे हमने हाईलाइट किया था कि अचानक से बहुत डिक्लाइन आया, 126 को अगर हम 101 से माइनस करें तो हमारे पास बचता है 15 मिलियन टन्स का गैप आ रहा है इस साल में। यानी कि ये ग्राफ एक तरीके से सिर्फ आपको इस चैप्टर में किन फैक्टर्स पे स्टील प्रोडक्शन जो है, स्टील का जो प्रोडक्शन है किस फैक्टर पे इंडिया में डिपेंड करता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप सोशल साइंस के चैप्टर्स को यूं ही आंसर कर जाएंगे। इस पूरे वीडियो का जो पर्पज़ है वो यही है, आपको समझाने का। दूसरा सवाल ये है इसी में कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो स्टील के हैं वो क्यों इंडेक्स होते हैं कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के। ये तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाला जो चैप्टर है उसके, आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जो चैप्टर है उसका जो सार है, उसका उस चैप्टर का जो कंक्लूजन है अल्टीमेटली, आखिरकार ये एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे लाइफ लाइन्स में आती है इकोनॉमी के, है ना, और ये हमारे जीडीपी में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रीब्यूट करती है। तो किस तरीके से प्रोडक्शन और उसका कंजम्पशन किसका, स्टील का, इंडेक्स होता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। वाई, इसमें आपको कितने पॉइंट्स बताने हैं, इसमें आपको वो 1 पॉइंट में आंसर करना है। अगर आपके पास लेट से 1 पॉइंट नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लाइन्स लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगर हम आगे बढ़ें इसी सिलसिले में को हम आगे बढ़कर रखते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल जो है वो रूरल हाउस होल्ड्स के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं ये इनफॉर्मल सेक्टर्स या इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे क्यों डिपेंड करते हैं। यानी कि ये चैप्टर जो है ये सवाल जो है ये आपके इकोनॉमी से सीधे सीधे पूछा जा रहा है, जिसमें मनी के ऊपर बात होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हमें सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स इक्वली आने चाहिए। तो देखिए उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको दूसरा एक एरिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जो बताता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोरोवर्स को हेल्प करते हैं टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं इंटर रिलेटेड हैं। पूछा डिफरेंट ढंग से गया है, पूछा अलग अलग एस्पेक्ट पे गया, यानी कि अगेन जो हमारा रूरल क्रेडिट है
रूरल क्रेडिट या गांव में जो लोन का सिस्टम है हमारे यहाँ पे, और हम कह लें या तो ये इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकॉनमी पे हम बात करें, तो इसके लिए अगर हम 5 पॉइंट्स पहले से प्रिपेयर कर लें तो हम इनके कोई भी एस्पेक्ट को आंसर कर सकते हैं। कैसे करना है? अगेन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप क्लास 10th इकॉनमी की प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, और क्लास 10th इकॉनमी की प्लेलिस्ट सर्च करने के बाद आप चैप्टर वाइज वीडियो को वॉच कीजिए। जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, इनसाइट्स हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है वो है ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड अगेन यू सी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो लाइक आई टोल्ड यू दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे अगर आपने 5 पॉइंट पहले से ही जो प्रिपेयर किए हुए हैं उसमें से आप कुछ ना कुछ पॉइंट अगर ऐड कर दोगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 3 मार्क्स मिल जाएं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 2 मार्क्स डेफिनेटली फैच हो जाएंगे। 2 मार्क्स डेफिनेटली फैच हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत पर्टिकुलर है, ट्राइबल एरियाज पे पूछ रहा है। ट्राइबल पीजेंट्स, लोकल लेवल के जो किसान थे, है ना, तो उन्होंने किस तरीके से महात्मा गांधी के आइडिया को इंटरप्रेट किया था और स्वराज की जो पुकार है उसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंक्लूड करके पार्टिसिपेट किया। जस्टिफाई करिए। उसके बाद यानी कि ये सवाल जो है आपका सीधे सीधे हिस्ट्री से निकल के आ रहा है। आगे बढ़ें तो हम देखें पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पार्टीज अगेन सिविक्स का पार्ट है। अब मार्क्स 3 मार्क्स का सवाल है, यानी कि आपके आंसर में कितने पॉइंट्स होने चाहिए? बेयर मिनिमम 3 पॉइंट्स तो होने चाहिए। किस पे? पॉलिटिकल पार्टीज पे। पॉलिटिकल पार्टीज की डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों ज़रूरत होती है? तो आप इसके फर्स्ट पॉइंट में आप नेचर समझाओगे पॉलिटिकल पार्टीज का, सेकेंड पॉइंट में आप इंडिया का कॉन्टेक्स्ट समझाओगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या ज़रूरी है, और थर्ड पॉइंट में आप कोalition पॉलिटिक्स के बारे में समझा के आप आगे बढ़ सकते हो। तो कभी कभी हमें स्मार्ट तरीके से भी अपने आंसर राइटिंग को अप्रोच करना पड़ता है। स्मार्ट तरीके से अपने बोर्ड्स में मार्क्स हमें मैक्सिमाइज करने रहते हैं, और मेरी वीडियोस में आपको वो स्मार्ट तरीका जो है वो डेफिनेटली जानने को, समझने को, सीखने को मिलेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, हाँ सर ये तो दुखती नब्ज है हमारी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में मार्क्स भी बहुत ज़्यादा फैच होते हैं, लेंथ भी बहुत बड़ी होती है, हमें कितने वर्ड्स के आंसर लिखने चाहिए, कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, और कैसे हमें सीक्वेंस को मेंटेन करना है, ये हमें कौन बताएगा? ये हम आपको बताएंगे। पर हम ज़रा सवालों को देखें। पहले सवाल समझना ज़रूरी है। देखिए, ये आपका डेमोक्रेटिक एबिलिटी पे, डेमोक्रेसी की एबिलिटी जो है, जो अपना सपोर्ट खुद जनरेट करती है, और आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, है ना। एक तरीके से सपोर्ट भी डेमोक्रेसी को चाहिए और आउटकम भी डेमोक्रेसी देती है। एक जनरल सा स्टेटमेंट है और आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है एग्जांपल्स में। अब आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, डेमोक्रेसी का हर एक एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ना तो आप समझ सकते हो, ना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ना आप इतना ज़्यादा देखते होगे पॉलिटिक्स न्यूज़ को। पर अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो ये आपके सिविक्स से आ रहा है। और वाई डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी, तो वाई एंड व्हाट डेमोक्रेसी अगर आप समझे हो, है ना, तो आप डेमोक्रेसी के इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। अगेन ये क्वेश्चन में आपको 5 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, बेयर मिनिमम। प्लस अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को यूज़ करके लास्ट में अपना कंक्लूजन डिज़ाइन करना सिखा दूं, कंक्लूजन डिज़ाइन अगर मैं आपको करना सिखा दूं, तो आप इस क्वेश्चन में 5 नहीं, जबकि आप 2 पॉइंट्स एडिशनली ऐड कर लोगे। यानी कि आपने एग्जामिनर को 7 पॉइंट्स दिए हैं और वो आपको कुछ नहीं तो 4 मार्क्स देगा ही देगा इस सवाल में। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को आर्टिकुलेट करके मार्क्स मैक्सिमाइज करते हैं। दूसरा आप सवाल देखिए, तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पे है, पर वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है तो वो साउथ एशिया के कंटेक्स्ट में बात करता है। अगेन आपको इसमें एग्जाम्पल्स देना है। अब भूलिएगा मत, ये एग्जाम्पल्स अगर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 3 पॉइंट सिर्फ एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको जस्ट 1 एग्जाम्पल दे के अपने आंसर को कंप्लीट करना है, इस केस में भी और इस केस में भी। तो अगेन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। अगर आप डेमोक्रेसी पे आपके पास पॉइंट्स रेडी हैं तो आप इस आंसर को कर ले जाओगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है हमारे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में? द की एस्पेक्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है?
ये अगेन 5 मार्क्स का है और आपको इसके पास 7 पॉइंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं वो हम आपको सिखाते हैं। तो ये आपका इकोनॉमी से ये निकल के आ रहा है, जिसमें कि मेजर टॉपिक आपका ग्लोबलाइजेशन है। अभी समझिएगा कि हम सब्जेक्ट नॉलेज पे नहीं जा रहे हैं, हम पेपर को सॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजी होती है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल जो और में दिया हुआ है वो ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया और उसके पीपल का इम्पैक्ट आपको बताना है। तो अगेन इसके पास आपके लिए ग्लोबलाइजेशन के 5 पॉइंट्स रहेंगे। और इस क्वेश्चन में इम्पैक्ट की क्योंकि बात करी है तो हम अपना जो कंक्लूजन है उसको एफिशिएंटली डिज़ाइन करेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन डी पे। ये देख के हमें थोड़ा सा डर लगता है कि इतना बड़ा पैसेज हमें पढ़ना पड़ेगा। बात सही है कि आपको यूजुअली पैसेज पढ़ के ही अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, पर ज़रा आप एक बार क्वेश्चन को डायरेक्टली पढ़िए। तो गांधी जी ने नॉन वायलेंस को सुप्रीम धर्म क्यों बताया, यानी कि ये सत्याग्रह के ऊपर है। गांधी जी की जो सत्याग्रह की आइडियोलॉजी थी, गांधी जी की जो स्वराज की पुकार थी, और गांधी जी जो बेसिकली अहिंसा का मार्ग बताते थे लोगों को। तो गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी या गांधीयन वे ऑफ अलाउइंग इंडिया टू गेन इट्स फ्रीडम, इसके ऊपर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलराइट, आपकी एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी पे रिवॉल्व करती है। तो हमें सत्याग्रह, स्वराज और अहिंसा के ऊपर अगर हमने बेसिक 5 पॉइंट्स अपने प्रिपेयर कर रखे हैं और वही याद कर रखे हैं तो हम अगेन एक पॉइंट उसमें से उठा लेंगे, क्योंकि 1 मार्क का सवाल है, और समझा देंगे कि गांधी जी नॉन वायलेंस को सुप्रीम धर्म क्यों बताते थे। हमें इसमें पैसेज को समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पैसेज से भी इस आंसर को डिराइव आउट करना चाहें तो ये एक जो लाइन है जो आप यूज़ कर सकते हो इसको इन्हांस करके, दैट क्योंकि ट्रुथ जो है वो सब सोल का सब्सटेंस होता है, और जो सोल होती है वो यूजुअली नॉन वायलेंट होती है। वो इन्फेक्ट पेन नहीं करेगी, वो सामने वाले को डिस्ट्रक्ट नहीं करेगी, वो सामने वाले की साइकिक पे यानी कि मानसिकता पे असर डालेगी। अगर आप सच बोल रहे हो तो सामने वाले की साइकिक पे इफेक्ट पड़ेगा, सोच पे असर पड़ेगा, और इसलिए ये हमारा परम धर्म है। ठीक है। इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन एंड यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करने चले जाएं तो अगेन हम गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी पे स्ट्रेच कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको उसको डिटेल में समझना है तो अगेन आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, आप क्लास 10th हिस्ट्री की प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको इन सारे सवालों का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसके बाद गांधीयन सत्याग्रह जो है आगे कहता है गांधीयन सत्याग्रह। तो मैंने क्या बोला था आपसे इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले कि ये सत्याग्रह पे आपके पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाउ वाज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय द पीपल हु बिलीव्ड इन हिज फिलॉसफी, यानी कि सत्याग्रह की जो फिलॉसफी है, सत्याग्रह फिलॉसफी जो है, तो वही सेम कहानी रिपीट हो रही है। सत्याग्रह के ऊपर हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, बेयर मिनिमम 5 पॉइंट्स तो प्रिपेयर्ड होने चाहिए। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ सोशल साइंस में गिनती के। आपको पता है हर साल के अंत में आपको मैं 20 प्रोबेबल क्वेश्चंस देता हूँ, 20 प्रोबेबल क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के। और वो 20 प्रोबेबल क्वेश्चंस भी अगर आप प्रिपेयर करके चले जाते हो तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 90% स्कोर की गारंटी मेरी तरफ से रहती है। 90% स्कोर की गारंटी रहती है अगर आप ये 20 प्रोबेबल क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो। वाई वॉज गांधीयन सत्याग्रह कंसिडर्ड एज अ नॉवल वे टू रेजिस्ट इनजस्टिस। अगेन देखिए, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं आपको, 1 पॉइंट आपको यहाँ लिखना है, और इस वाले आंसर पे भी आपको 1 पॉइंट लिखना है। ये सब हमारा इन 5 पॉइंट के आंसर से कंप्लीट हो जाएगा। एक जनरलाइज्ड आंसर जो है हम प्रिपेयर कर लेते हैं, वो जनरलाइज्ड आंसर आपको हमारे वीडियोस में मिलेगा। ये इंडिया के पोस्टल नेटवर्क पे सवाल है। मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस बताना है, और कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन का हमें इंपॉर्टेंस बताना है। अगेन ईजी सा एनालिसिस हो सकता है इस पे। और दूसरी बात, जैसे कि आपने देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये एक सवाल आपका वहाँ से आया है, और 2 सवाल आपके ज्योग्राफी से आए हैं, जिसमें थर्मल पावर प्लांट, टेक्नोलॉजी पार्क और आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्क करने को पूछा है। तो ये पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस है। ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग तब हो जाता है
जब आपकी ज़ीरो प्रिपरेशन हो, आपको कुछ आइडिया नहीं हो। पर अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे जाके, तो आपको चैप्टर को इतने आसानी तरीके से समझाया है मैंने कि अगर आपको सिर्फ मान लीजिए कि आपने आंसर्स प्री डिटरमाइंड तरीके से लिखे नहीं हैं, याद नहीं किए हैं, अगर आप सिर्फ चैप्टर समझ गए हो, तो आप नॉर्मल इंग्लिश का यूज़ करके भी इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे पेपर को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो 2 घंटे के अंदर अंदर में। तो ये आपका मेंटोर हर्षवर्धन त्रिपाठी था आपके साथ वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइए, अपने फीडबैक्स दीजिए। आपको और किस तरह की हेल्प चाहिए है, आपको पर्टिकुलरली किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, आप वो उन चैप्टर्स के नाम बताइए। मैं आपके लिए उन सारे टॉपिक्स पे जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू इन फाइनल्स। थैंक यू।